नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। और आज की बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में मुसीबत बन रहे अधिकारियों पर बड़ा एक्शन ले लिया है। आम लोगों की समस्याओं के समाधान में ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ने 73 अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सीएम योगी लंबे समय से उन अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे जिनके खिलाफ लापरवाही करने की शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर जन समस्याओं के निपटारे में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रदेश के 73 अफसरों को निशाने पर ले लिया है और नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होना तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आम लोगों की शिकायतों के निपटारे की शासन से लेकर तहसील और थाने स्तर तक की सीक्रेट रिपोर्ट है। सीएम को जन सुनवाई समाधान प्रणाली और सीएम हेल्पलाइन 1076 में आने वाली आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण की हर महीने की रिपोर्ट दी जा रही है। इसमें जुलाई के महीने की रैंकिंग के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर 10 शासन स्तर के विभाग अध्यक्ष, 5 कमिश्नर, 10 डीएम, 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त और 10 तहसीलों को नोटिस जारी किया गया है। ऐसे ही पुलिस महकमे में 3 एडीजी और आईजी, 5 आईजी और डीआईजी, 10 कमिश्नरेट, एसएसपी और एसपी और 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं अगली खबर बागपत से है, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक सरवरे आशिक ने एक लड़की के माता पिता को सरतन से जुदा करने की धमकी दी है। आरोप है कि मुस्लिम युवक हिंदू परिवार की लड़की को साथ भेजने के लिए परिजनों पर दबाव बना रहा था और जब लड़की के परिजनों ने युवक का विरोध किया और लड़की को उसके साथ भेजने से मना कर दिया तो उसने लड़की के पिता और भाई को सरतन से जुदा करने की धमकी दे दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना बागपत जनपद के खेकड़ा थाना क्षेत्र के कस्बे की है। यहाँ एक हिंदू लड़की को मुस्लिम सरफिरे युवक अजीज ने परेशान कर रखा है। लड़की के पिता राजेश शर्मा को तहरीर देते हुए बताया कि युवक लड़की को उनके साथ भेजने का दबाव बना रहा था। जब हमने मना किया तो उसने हमारा सर कलम करने की धमकी दी और लड़की के अश्लील फोटो वायरल करने की बात कही। मैं पाठशाला से इधर दिल्ली की तरफ जा रहा था घर वाले के साथ स्कूटर पे, तो रास्ते में थोड़ा चलने के बाद में उधर से एक लड़का आता रईस नाम का, उसने स्कूटी का आगे रोक दिया तो बोला कि आपकी लड़की कहाँ पे है। मैंने कहा कि लड़की तो अच्छा करना थे, वो लड़की क्या मतलब है। तो बोला कि नहीं, मुझे लड़की को लेके जाना है फिर से तुम्हारे को, नहीं तो देख लो फिर मैं क्या करूँगा। मैं बोला क्या करेगा अभी तू? तो बोला मैं उसके फ़ोटो लगाऊंगा फोन उस पर, अगर आपको लड़के को नुकसान पहुंचा सकता हूँ मैं आपके, ये देख लेना। फिर घर वाले से कहने लगा कि लड़की कहाँ है। घर वाले ने कहा हमें कोई पता नहीं है, तुझे पता होगा। तो कह रहा नहीं, आपको पता है लड़की कहाँ है तो मुझे कल तक लड़की आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना आपके पति को भी सर अलग कर दूंगा मैं और आपके लड़के को भी वो करूँगा मैं, नहीं तो फोटो लगाऊंगा। कोतवाली पहुँचे? कोतवाली पहुँचा जी, मैं 2-3 दफ़ा कोतवाली में। एप्लीकेशन भी ये है, बार बार जा रहे तो कभी 2 घंटे बिठा रहे हैं, कभी 3 घंटे बिठा रहे हैं। आश्वासन देकर वापसी कर दिया। फिर कल मैं गया था कोतवाली 31 तारीख में, तो वहाँ पे संगठन वाले, हिंदू संगठन वाले, पत्रकार साहब भी आए हुए थे। तो सबके साथ राजकुमार इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बहुत बदतमीजी की है उसके साथ, उनके साथ, सबके साथ। पीड़ित परिजन इस घटना के बाद थाने पहुंचे और पुलिस से मामले की शिकायत करते हुए युवक पर कार्रवाई की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 506-67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस मामले पर अभी तक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आरोपी अजीज गाजियाबाद जिले के लोनी का रहने वाला है। वहीं अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में डालने का मामला एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर ओबीसी श्रेणी की जातियों को एससी श्रेणी में डालने की बात आई कहां से। इसका जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की 18 जातियों को एससी यानी कि अनुसूचित वर्ग की कैटेगरी में शामिल करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में जारी यूपी सरकार के सभी नोटिफिकेशंस को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और योगी सरकार ने अपने कार्यालय में 2 नोटिफिकेशन जारी कर यूपी में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान जारी किया था।
हाईकोर्ट में पेश एडवोकेट जनरल ने भी स्वीकार किया कि विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। कोर्ट ने गोरखपुर की संस्था की तरफ से दाखिल जनहित याचिका को मंजूर करते हुए वर्ष 2016 से 19 के नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं। कोर्ट में याची अधिवक्ता की तरफ से कहा गया था कि किसी भी राज्य को ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी करने का विधिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ देश के संसद को है। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया को बगैर अपनाए निजी राजनीतिक लाभ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब भी किया है। राज्य सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द करने का आदेश पारित किया है। रद्द ही करने की प्रेयर की गई थी। और देखिए, अभी जो अंडर चैलेंज था वो 21 और 22 दिसंबर 2016 के दो नोटिफिकेशन थे, जो कि ऑलरेडी स्टे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति के केस में। लेकिन उस आर्डर का उसमें जो आर्डर आगे बढ़ा, उसमें उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए 2019 में जो भी सरकार थी उसने जो है फिर से वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया 24 जून 2019 को। फिर से वो स्टे हुआ। स्टे ही नहीं हुआ बल्कि जिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया था उसका पर्सनल एफिडेविट कोर्ट ने मांगा कि जो है वो आके बतावें कि आखिर किस अधिकार के तहत उन्होंने किया। तो आज देखिए, कोर्ट के पास कहने को बहुत कुछ नहीं था। कोर्ट ने कहा कि हमने आपका केस अलाउ कर दिया, यानी कि सारे नोटिफिकेशन बहस हो गए, खारिज हो गए। गौरतलब ये भी है कि यूपी में पहली बार 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने ओबीसी की मजवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा गोडिया, माझी और मथुआ जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। बाद में इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दिया था। बाद में सरकार यूपी में बदल गई। वर्ष 2019 में योगी सरकार ने भी इन जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया था। जब से योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर आदेश दिया है, तब से इस पर सियासत गर्माती जा रही है। हमारे संवाददाता ने इस पर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। यूपी के मदरसों को लेकर के योगी सरकार ने कई सौगात दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर के। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी साहब मौजूद हैं। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि ये नौबत क्यों आई कि आपको सर्वे कराना पड़ रहा है, क्योंकि 7 सालों से तो मान्यता दी नहीं गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार हम योगी सरकार मदरसों के डेवलपमेंट के लिए, मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए काम कर रही है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसके अलावा भी जिलों में ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। तो ये एक सर्वे है। ये सर्वे इसलिए है कि वहाँ की यथास्थिति भी सरकार को मालूम होनी चाहिए, ताकि सरकार कोई योजना बनाए, कोई डेवलपमेंट की स्कीम लाए, तो हम एक एक व्यक्ति तक जो विकास पहुँचाना सुनिश्चित कर रहे हैं, जो हमारा मंशा है कि सबकी तरक्की हम ईमानदारी से करें, कोई भी विकास की इस यात्रा में छूटे ना, उस नियत से ये सर्वे कराया जा रहा है कि जहाँ ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, वहाँ के स्कूल की इंफ्रा की स्थिति क्या है, वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे पानी, पीने का पानी या टॉयलेट ये है कि नहीं, ताकि भविष्य में कोई योजना अगर आए तो उसका लाभ उन्हें मिले। कोई भी हमारा छात्र विकास के इस यात्रा से पीछे ना छूटे और सबकी तरक्की सुनिश्चित हो, मंशा ये है हमारा। देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी आपने बात कही है इसमें, इसके अलावा तमाम मैटरनिटी लीव की भी बात कही गई है, कई सौगातें भी दी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस पर क्यों है? क्योंकि लोगों के मन में संदेह है कि आखिर मदरसों को आगे कैसे क्या होगा, जैसे असम में हुआ, या फिर उन पर कोई कार्रवाई होगी। तो आप इसकी मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है उनके सर्वे कराने की? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान के अंदर कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश के और देश के मुसलमानों में एक विश्वास है। ये विश्वास ये है कि आज मुसलमान कौम को तरक्की की तरफ ईमानदारी से ले जाने वाली कोई सरकार है तो मोदी सरकार, योगी सरकार है। और जिस तरीके से हमने मदरसों को आधुनिक करने का काम किया, मदरसों को डिजिटल करने का काम किया, मदरसों को एनसीसी एनएसएस से जोड़ने का काम किया, मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने का काम किया,
तमाम कदम से मुस्लिम समाज के युवाओं को सीधा लाभ हुआ। वो तरक्की के उनके लिए नए नए रास्ते खुले, नए दरवाजे खुले। लेकिन तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं और ख़ास करके कई राजनेता, खास करके ओवैसी साहब की बात की जाए तो वो इसको आपत्ति इस पर दर्ज करा रहे हैं कि भाई सर्वे क्यों कराया जा रहा है। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि इस पर कोई कार्रवाई होने जा रही है? किसी भी आम मुसलमान को इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी जी को खास दिक्कत इसलिए है कि जब मुसलमान शिक्षित होता है तो उन्हें दिक्कत होती है, जब मुसलमान को रोज़गार मिलता है तो उन्हें दिक्कत होती है, जब मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़ता है तो उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन ये आज का मुसलमान है, ये जागरूक मुसलमान है, ये जानता है कि उसके तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है और वो पूरी ईमानदारी से हमारे किए गए कार्यों की सराहना करता है और हम पूरी ईमानदारी से उनका विकास हो ये सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि 7 सालों से कोई मान्यता नहीं दी गई। हमने अपने मदरसा के इंफ्रा को और अच्छा और बेहतर बनाने का काम किया है। 16,513 जो मैंने आंकड़ा बताया, हर जगह वहाँ मूलभूत सुविधाएं मिले, वहाँ बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले और जो ऑलरेडी रनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अच्छा और बेहतर बनाएं। ये हमारी प्राथमिकता थी और भविष्य में अगर ज़रूरत होगी तो हम और भी इंस्टीट्यूट्स को ऐड करेंगे, मान्यता देंगे। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रा है उसको हम बेहतर से बेहतरीन बनाएं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। संभल जिले में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद दुल्हन ससुराल में ही रह रही थी। उसने परिवार को खाना दूध में नशीली गोलियां डालकर दे दी और घर में रखे लाखों के जेवर और कैश लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। सुबह जब परिवार को होश आया तो अलमारी खुली थी, गहने और कैश गायब थे। बालकनी से बंधी हुई साड़ी बाहर लटकी हुई थी। ये खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी चेक किया गया। आप भी देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी डॉली की डोली। इसमें एक लुटेरी दुल्हन थी। अब ये कहानी सच होती दिख रही है, क्योंकि कुछ ऐसा ही मामला संभल जिले से सामने आया है, जहां पर धूमधाम से शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन लुटेरी निकली। पति और ससुरालियों को नशीली गोलियां खिलाकर लाखों का माल समेटकर दुल्हन प्रेमी के संग रफू चक्कर हो गई। लुटेरी दुल्हन का हैरान करने वाला मामला संभल शहर के मोहल्ला हल्लू सराय से सामने आया है। दुल्हन का नाम मनीषा है। दुल्हन ने अपने पति अंकुश को दूध में ही नशीली गोलियां खिला दी। यही नहीं, ससुराल के बाकी सदस्यों को भी उसने रोटी में नींद की गोलियां खिला दी। फिर रेलिंग में साड़ी बांधकर छत से नीचे उतरी और फरार हो गई। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी 70,000 रुपया कैश और लाखों के जेवर भी समेट ले गई। पीड़ित पति ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार की है। अंकुर की शादी 3 महीने पहले शिवपुरी से हुई थी। एक मध्यस्थ ने शादी कराई थी। शादी के बाद वो अधिकांश समय मायके में ही रही। पिछली विदा के वक्त उसने अपनी मां से कहा था कि 15 दिन के अंदर बुला लेना, अन्यथा वो भाग जाएगी या आत्महत्या कर लेगी। 15 अगस्त को वो पति के साथ मायके से आई थी और ठीक 15 दिन बाद ससुराल से प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये जो घटना है, हमारा भतीजा है अंकुश, उसके पिताजी का नाम है मोहन सिंह और हल्लू सराय के रहने वाले हैं। और इसकी शादी शिवपुरी ग्वालियर से हुई थी और इसको शादी के कराने के लिए हमारे मोहल्ले के सचिन जी थे, उन्होंने इसका रिश्ता कराया। रिश्ता कराने के बाद में ये 10 मई को शादी हुई थी और 10 मई के बाद में ये लड़की 2 बार, जिसका नाम मनीषा है, ये शिव, तो ये लड़की यहाँ से 2 बार चली गई और इसको हम अपने घर ले आए। हमारी घर की बहू थी और इसके लिए हमने उसे बहुत समझाया, नहीं समझी। तो आज रात्रि में 1:13 पर करीब की घटना है, जो मोबाइलों में सीडी कैमरे में आ रही है। वो हमारे भतीजे को दूध के अंदर जहर दे करके चली गई, गोली नशे की। और इन्हें भी, इनकी माँ है, इकली माँ है, एक बहन है, उनको भी नशे की रोटी खिला के चली गई। रात को उनने नशा देने के बाद में दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में सो गए और दूसरा कमरा खुला हुआ था, उसी में ही उन्होंने साड़ी बांध करके नीचे लटक गई। दुल्हन के प्रेमी के साथ फरार होने का खुलासा मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। जब आधी रात के बाद ससुराल वाले नशे की गोलियों के नशे में सो गए, दुल्हन नीचे आई और अपने प्रेमी के साथ निकल ली। फुटेज में आगे आगे प्रेमी और पीछे पीछे दुल्हन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुटेरी दुल्हन मामले में संभल के अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल का कहना है
कि दुल्हन के पति ने पुलिस को घटना की सूचना दी है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज थाना संभल में हल्लूसराय के रहने वाले अंकुश नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी कि इनकी पत्नी बीती रात्र में ग्रिल में साड़ी बांध के नीचे उतर के किसी के साथ चली गई। जाते वक्त अपने साथ कुछ नगद पैसे और जेवरात भी ले गई है। और इन्होंने जो आशंका व्यक्त करी है कि जो है एक कोई शिवम नाम का लड़का है जो इनके ससुराल जहां इनकी वहां से ये संबंधित है, उसके साथ जाने की आशंका जताई है। इनकी तहरीर पे समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें छानबीन की जा रही है। कुछ फुटेज वगैरह मिले हुए हैं, उसके आधार पर ट्रेस किया जा रहा है। सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिस प्रेमी के साथ अंकुश की दुल्हन फरार हुई है वो उसे जानता था और वो भी शिवपुरी का है। पत्नी ने प्रेमी को अपना भाई बताया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत मंजूर कर ली है और शनिवार को पीयूष जैन जेल से रिहा भी हो सकते हैं। ये मामला दिसंबर 2021 का था। क्या था पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पीयूष जैन के ठिकानों से मिले करीब 196 करोड़ कैश के मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पीयूष जैन को 23 किलो गोल्ड की बरामदगी के मामले में भी जमानत दे दी थी। अब कारोबारी पीयूष जैन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। शनिवार तक पीयूष जैन कानपुर जेल से बाहर आ सकते हैं। इत्र कारोबारी के मामले में हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी। 1 महीने के बाद हाईकोर्ट ने उसके जमानत का आदेश जारी किया है। पीयूष को 10 लाख का बॉन्ड भी भरना होगा। इसके अलावा लोअर कोर्ट में 2 श्योरिटी यानी कि गवाह भी देनी होगी। 23 दिसंबर 2021 की रात इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर अहमदाबाद की DDGI टीम ने छापा मारा था, जहां से कई दिनों की सर्च के बाद 196 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा पीयूष के कन्नौज वाले घर से 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था। इसके बाद 27 दिसंबर को DDGI ने पीयूष को जेल भेज दिया था। कानपुर में मुंबई तक से वकील पीयूष की जमानत को पहुंचे थे, लेकिन कानपुर की लोअर और सेशन दोनों कोर्ट ने उसकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद पीयूष का बेटा प्रत्यूष जैन हाई कोर्ट पहुंचा, जहां एडवोकेट पीयूष कुमार शुक्ला ने पीयूष जैन की जमानत की पैरवी शुरू की। पीयूष जैन, जिसमें कि 196 करोड़ रुपए की बरामदगी दिखाई थी, CGST एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और DGGI ने 196 करोड़ की बरामदगी दिखाई थी। इन सब चीज़ों को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट में, लंदन लोअर कोर्ट में दोनों न्यायालयों से हमारी बेल खारिज हो गई थी, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय में हमने चैलेंज किया था और हमने ये कहा था कि CGST एक्ट के तहत इनको रुपए जब्ती का कोई अधिकार नहीं है। हमारी जो भी आर्गूमेंट थे उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट करके इनको 10 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पे और 2 सिक्योरिटी पे इनको रिहा करने का आदेश पीयूष जैन को पारित किया है। आखिर अपनी गिरफ्तारी के 212 दिन यानी कि करीब 5000 घंटों बाद पीयूष जैन को पहली राहत की खबर मिली है, जब हाईकोर्ट ने पीयूष की विदेशी सोना रखने के मामले में जमानत मंजूर कर ली। उनके वकील के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेल के लिए लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। उम्मीद है कि पीयूष जैन शनिवार तक कानपुर जेल से बाहर आ सकते हैं। पीयूष जैन के ऊपर DRI ने विदेशी मूल का गोल्ड बताते हुए कस्टम अधिनियम के तहत FIR कराई थी। DRI की ओर से हाई कोर्ट में एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। हाईकोर्ट ने गोल्ड मामले में जमानत के लिए पीयूष जैन को 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिए थे। कानपुर लोअर कोर्ट से दोनों ही मामलों में पीयूष जैन की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। अब हाई कोर्ट ने बेल दी है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज के दिन का इतिहास भी जान लीजिए। आज सितंबर का दूसरा दिन है। अगर आप इस दिन को साधारण नजर से देखेंगे तो ये कैलेंडर में मौजूद आम दिनों की तरह ही है, लेकिन जब आपकी आंखें इतिहास का चश्मा लगाकर इस तारीख को देखेंगी तो आपको इस तारीख के नाम कई शानदार उपलब्धियां मिल जाएंगी।
इनमें से एक उपलब्धि तो ऐसी है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। भारतीय तैराक बुला चौधरी ने 2 सितंबर 1999 को एक ऐसा कारनामा किया था जिससे न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हो गया था। दरअसल बुला चौधरी ने आज ही के दिन दूसरी बार इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। बुला चौधरी लंबी दूरी की बेहतरीन महिला तैराक हैं और उनके नाम कई उपलब्धि दर्ज हैं। इस कारनामे को करने वाली वो एशिया की पहली महिला बनी थी। 2003 में इन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।